हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 7th का लेसन नंबर 11 परिमाप एवं क्षेत्रफल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे बच्चों, इस बार जो नई किताब आएगी उसमें ये लेसन नंबर 9 होगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लेसन आपके इस बार काट दिए गए हैं। तो अब हमने ये जो लेसन है अध्याय 11 जो है हमने 129 पेज नंबर तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो 129 पेज तक 11 नंबर सम तक हमने यहाँ तक कर लिया था। आज हम इसके आगे सम नंबर 12 जो है वो करेंगे। आज हम इस 12 नंबर सम से शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं। सम नंबर 12 में हमें प्यारे बच्चों लिखा हुआ है, एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर हो तो चौड़ाई क्या होगी, परिमाप भी बताइए। तो हमें यहाँ पर लंबाई 5 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो हमने चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है। आप जानते हैं क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वह लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो हमने चौड़ाई निकालने के लिए हम ये जो लंबाई है इसको दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल के डिवाइड कर देना है। तो क्षेत्रफल 50 है वटा में 5, इसको अगर डिवाइड करेंगे या काटेंगे हम 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0, तो 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अब क्षेत्रफल का जो आयत के क्षेत्रफल परिमाप का जो सूत्र होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ब्रैकेट में लिखना है। तो लंबाई और चौड़ाई 5 और 10 को हम जोड़ लेंगे और 2 के साथ गुणा कर देंगे, यानी 15 दूनी 30, इसकी 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई आ जाएगी। अब अगला जो सम है 13 नंबर सम, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर। यहाँ दिया हुआ है हमें एक वर्ग जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, सर्वांग सम बहुभुज से मिलकर बना है, प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर हमें जो ये वर्ग दिया हुआ है इसकी सभी की भुजाएं 8 8 दी हुई हैं, जैसे मैंने पहले में लिखा, दूसरे में भी आप लिख सकते हैं, सभी की भुजाएं 8 8 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें दो आयत जो वर्ग है इसके दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो हमने एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बताना है। प्रत्येक बहुभुज यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जो ये पूरा वर्ग है इसका आधा हो जाएगा। तो 64 बटा इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल है अगर हम करेंगे भुजा गुना भुजा यानी 8 गुना 8 करेंगे तो यह 64 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो हमने जहाँ पर पहले सम में दो त्रिभुज बन रहे हैं ये और ये वाला, तो इनका जो क्षेत्रफल है ये 64 बटा 2, इसका आधा कर देंगे तो 32 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो अगली आकृति है इसमें अगर हम देखें तो जो 64 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल है ये 4 त्रिभुजों में डिवाइड हो रहा है। तो प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्र के लिए हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो यह 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी आप 4 के साथ काट दें, चाहे 4 एकम 4 6 चौका 24। इस तरह अगले में अगर देखें तो यही 64 वर्ग सेंटीमीटर है जो 2 आयत में डिवाइड हो रहा है। तो एक आयत के क्षेत्र के लिए हम इसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। और अगले में यही जो क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है ये यहाँ पर 4 वर्ग में, छोटे वर्ग में डिवाइड हो रहा है, तो 4 के साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 16 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह आगे हमें दिया हुआ है यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जैसी ये 2 आकृतियाँ बन रही हैं, तो हमें प्रत्येक आकृति का प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए 64 को हम अब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल 64 बटा 2 यानी 32 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस आकृति में अब 6 जो हैं आयत बन रहे हैं, तो 64 वर्ग सेंटीमीटर जो हमारा क्षेत्रफल है इसको 6 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा 32 बटा 2 वर्ग सेंटीमीटर प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह अगर हम अगली आकृति को देखें तो इसमें समान जो है 8 त्रिभुज, जैसे मैंने काउंटिंग लिख दी 8 त्रिभुज बन रहे हैं, तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम 64 बटा 8 करके काट देंगे
तो 8 8 64, 8 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 14 नंबर सम है, नीचे बने समांतर चतुर्भुज को आयत में बदलने के लिए कौन सा हिस्सा काटना पड़ेगा, तो उसे बिंदु रेखा डॉट लाइन से दिखाओ। तो यानी यहाँ पर अगर इसको समांतर चतुर्भुज ये हमें जो दिया है ABCD, मैंने इसका नाम लिखा है, इसकी AB 3 सेंटीमीटर और AB 5 सेंटीमीटर और BC 3 सेंटीमीटर है। तो हमने इसको कहाँ जहाँ से काटना है उस हिस्से को डॉट लाइन से दिखाओ। तो यहाँ पर ये दिखाया ही गया है, BE वाली जो लाइन है यहाँ से इसको काटना है। तो मैंने आपको काट कर अलग अलग करके इसके 2 पार्ट दिखा दिए हैं। ये ABED हो गया। तो इस तरह दूसरा पार्ट BEC है इसका, और पहला ये वाला है और दूसरा ये वाला। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर देंगे, यहाँ BE इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये पहले वाला ही बन जाएगा ABCD। तो अब आगे हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इस काटे हुए हिस्से को इस प्रकार जोड़ो कि यह आयत बन जाए, चित्र में बिंदु रेखा द्वारा बताइए। तो अब हमने ये वाला जो हिस्सा है इसको इस जो हमने जो दूसरा ये समलंब बन गया है ये पार्ट है, इसके आगे यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से, जैसे मैंने इस डायग्राम में लगाया है। तो ये एक आयत बन जाएगा। इस काटे हुए हिस्से को हमने इस तरफ दूसरी ओर ला के यहाँ पर लगा दिया है इस समांतर चतुर्भुज के यहाँ पर इस साइड में। तो अब ये एक आयत बन गया है। इस आयत की लंबाई व चौड़ाई कितनी होगी। तो हमने इस क्वेश्चन में इस आयत की लंबाई व चौड़ाई यानी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो लंबाई ये वाली हो गई 5 सेंटीमीटर AB, और चौड़ाई इसकी ये वाली भुजा है जो, या ये वाली BE ये भुजा हो गई, ये 2 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी 5 गुना 2 10 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद आगे हमें लिखा हुआ है, इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, जो हमें शुरू में आकृतियां दोनों दी हुई थी, जैसे आपको दोबारा से दिखा देते हैं ये वाली आकृतियां। तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज और ये आयत, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है, समान है। तो यानी समान भुजाओं वाले आयत और समांतर चतुर्भुज की जो 2 साइडें होती हैं अगर समान हो तो उनका जो क्षेत्रफल है वो समान आएगा। समांतर चतुर्भुज को यदि आयत में बदला जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। पहली बात तो हम क्षेत्रफल इनका समान आएगा, दूसरा समांतर चतुर्भुज को हम आयत में बदलकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसका जो है इसमें हम देखते हैं, हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या आयत की लंबाई व चौड़ाई का समांतर चतुर्भुज के आधार व ऊंचाई से संबंध है, कारण सहित लिखो। तो हाँ, आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः समांतर चतुर्भुज का आधार व ऊंचाई है। तो जो आयत की लंबाई व चौड़ाई है वह समांतर चतुर्भुज का आधार व उसकी ऊंचाई है। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई हुआ, यानी जो आयत का है वही समांतर चतुर्भुज का होगा। इसके बाद आगे हमें यहाँ पर दिखाया गया है, लिखा हुआ है 15 नंबर में, किसी समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में इस प्रकार काटें कि बनने वाले भाग त्रिभुजाकार हों, बनाकर दिखाओ। तो ये ABC हमने एक समांतर चतुर्भुज बना लेना है। इसके जो विकर्ण है AC को आपने मिला देना है तो 2 समांतर चतुर्भुज बन जाएंगे। आप चाहें तो इस तरह से BD को भी मिला सकते हैं, तो ABD और दूसरा जो है BDC 2 त्रिभुज बन जाएंगे। और जिस तरह से मैंने लाइन लगाई है और इस तरह से अगर हम देखें तो त्रिभुज ABC बन रहा है, नीचे वाला ये वाला, और ऊपर वाला जो है वो ADC बन रहा है, ADC। इस तरह 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं समांतर चतुर्भुज में, तो दोनों के बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना
ऊंचाई होता है और ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। इनका यदि हमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या सूत्र बनेगा, तो इनका सूत्र समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ये आधा हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमें सूत्र बताया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी समांतर चतुर्भुज का ये आधा हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल था आधार गुना ऊंचाई, इसका हम आधा कर देंगे 1/2, यानी 1/2 बी गुना एच, बेस गुना हाइट के बराबर आ जाएगा। अब अगला जो 16 नंबर सम है, यहाँ पर लिखा गया है एक बिंदु से 5 सेंटीमीटर का धागा लेकर उस बिंदु के चारों ओर घुमाओ, तुम्हें कौन सी आकृति प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, आपने एक धागा लेकर यहाँ से इसको पकड़ लेना है इस बिंदु ए से, और इसको इस तरह से पकड़कर घुमा देना है। तो ये आपका, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए धागा, ए बी धागा, तो आपका एक वृत्त प्राप्त होगा। तो तुम्हें कौन सी आकृति प्राप्त हुई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वृत्त, यानी इंग्लिश में हम इसे सर्कल लिख देंगे। तो हमें सर्कल प्राप्त हुआ। इसके बाद आगे है कुछ वृत्ताकार वस्तुएं जैसे चूड़ी, बोतल का ढक्कन, रिंग, थाली आदि लो, वह धागे से इनकी लंबाई नापो। तो आपने अपनी मम्मी की या घर में जो भी हो उनकी चूड़ी की लंबाई माप लेनी है, जैसे मेरी 18 सेंटीमीटर आई। रिंग की लंबाई माप लेनी है, 8 सेंटीमीटर आई। बोतल का जो ढक्कन होता है उसकी लंबाई, उसकी जो है धागे से उनकी लंबाई माप लेनी है। तो मेरी जैसे थाली की लंबाई 250 सेंटीमीटर आई है। 18 नंबर सम में लिखा है क्या हम किसी अन्य तरीके से भी लंबाई नाप सकते हैं। तो हम अन्य तरीके से वृत्त की जो परिधि है उसको सूत्र से माप सकते हैं। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसके अलावा अगर आप देखें इसको, तो वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी को हम परिधि कहते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया, परिधि के लिए हम 2πr सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर हमें डी दिया हुआ है यानी व्यास दिया हुआ है, तो हम πd का सूत्र लगा सकते हैं। आर को हम त्रिज्या लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो इस तरह से आप जो है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, πd वाला फार्मूला या 2π वाला, परिधि ज्ञात कर सकते हैं πd और 2πr वाला फार्मूला लगाकर। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरह तुम अलग अलग त्रिज्या के 3 वृत्त खींचो व धागे से परिधि निकालो। तो प्रकार की सहायता से या रस्सी की सहायता से, जैसे पीछे बताया, तो आपने 3 जो है अलग अलग सर्कल अपनी मर्जी से लगा लेने हैं। जैसे मैंने जो वृत्त हैं लगा लिए हैं अपनी मर्जी से, और इनकी जो परिधि है उसको ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ से रस्सी रखी, इसके ऊपर धागा रखा और ऐसे गोल गोल धागे को इसके ऊपर रखता गया, और फिर इस धागे को मैंने सीधा करके इस तरह से अपने स्केल की सहायता से इस धागे की लंबाई नाप ली। तो मेरी पहले धागे की लंबाई 8 सेंटीमीटर आई, और दूसरे में मेरी जो 13.4 सेंटीमीटर लंबाई, यहाँ से मैंने इस तरह से धागा रख के इसको नापा, तो यह 13.4 सेंटीमीटर आई। और इसी तरह यहाँ से धागा रख के इसके ऊपर इस तरह से मैं इसके ऊपर गोल गोल घूम गया, धागे को घुमा दिया। तो इस धागे को जब मैंने खोलकर इस तरह से जो स्केल के ऊपर रख कर नापा, तो यह पूरा 17 सेंटीमीटर आया। तो इस तरह से आपने भी इन आकृतियों को बनाकर अपनी किताब पर यहाँ पर बनाकर उनकी जो परिधि है वो निकाल लेनी है। अब अगला जो सम है, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, एक 20 नंबर सम का पहला पार्ट है, एक 22 सेंटीमीटर लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त बनाया गया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, हमें परिधि यानी जो एक तार को मोड़कर इस तरह से हमने एक सर्कल बनाया, तो इसका मतलब ये इस सर्कल की जो 22 है वो परिधि हो गई है। तो 22 क्या है, परिधि है, तो हम परिधि 22 लिख लेंगे। अब परिधि का हमें फार्मूला पता है, 2πr होता है, तो हम 2πr
बराबर 22 लिख लेंगे और पाई की वैल्यू है जो 22/7 हमने लगा देनी है। आपने ये वैल्यू याद रखनी है, हर जगह 22/7 लगानी है। अगर आपसे बोला जाए तो एक वैल्यू और है 3.14 है वो वैल्यू, वो आपने तभी अप्लाई करनी है जब आपको बोला जाए, नहीं तो आपने पाई बराबर 22/7 लगाना होता है। तो 2 गुना 22/7 गुना आर। अब ये दोनों टर्म है 2 और 22/7 दूसरी ओर जाकर डिवाइड में नीचे आ जाएंगे, यानी 22 नीचे आ जाएंगे और 7 ऊपर चले जाएंगे, 7/22 और 2 भी नीचे आ गया। अब 22 के साथ हम 22 को कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो शेष 7/2 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। इस 7/2 को हमने ले लेना है त्रिज्या और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल देना है, पाई आर स्क्वायर यह सूत्र लगाना है, यानी पाई 22/7 और आर जो है 7/2 इसको 2 बार लिखना है। 7 का 7 के साथ कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। तो 11 और 7 की गुना की तो ये 77 आ गया अपॉन 2, 77/2 इसका जो है वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया है। अब अगला सम है, इसी का ही पार्ट है जो हम इसको देखते हैं। इसमें हमें लिखा हुआ है इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी वर्ग की भुजा हमने अब त्रिज्या जितनी 7/2 ले लेनी है और वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुना भुजा 7/2 गुना 7/2, तो ये 49/2 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर लिखा हुआ है लास्ट में। क्या तुम बता सकते हो कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है 77/2, जो हम इसको अगर डेसिमल में निकालें तो ये 38.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। और वर्ग का जो क्षेत्रफल है 49/4, इसको डिवाइड करके अगर हम पॉइंट में निकालेंगे दशमलव में तो ये 12.25 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो अगर हम देखें तो वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। फिर इसको माइनस कर देंगे 12.25 को 38.50 में से, तो ये 26.25 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो अधिक है, जितना अधिक है। अगला है, क्या वृत्त में कोई कोना होता है? तो प्यारे बच्चों, वृत्त इस तरह से गोल होता है, इसमें कोई कोना नहीं होता है। तो आगे हमें लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यदि तुम्हें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो तुम कैसे ज्ञात करोगे? आओ एक क्रियाकलाप करके समझें। तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, ऊपर वृत्त का चित्र दिया गया है, उस वृत्त को एक वर्ग से बाहर पूरा ढकना है, वह एक उसके अंदर है। अब यदि तुम्हें दी गई ग्रिड की सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो तुम कैसे निकालोगे? तो प्यारे बच्चों, ये हमें एक वृत्त दिया हुआ है। यहाँ पर एक इस वृत्त की चारों साइडों, जो वृत्त के बाहर, वृत्त को बाहर की ओर छूता हुआ एक वर्ग लगा हुआ है और एक वर्ग अंदर जो इसके लगा हुआ है। तो हमने इन वर्गों की सहायता से इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम जो आसान तरीका है वो क्या है कि अगर हम इन जो बाहर वाले वर्गों को गिन लें तो ये अगर देखें तो इस वृत्त के जो बाहर सारे जो वृत्त अंदर है वर्गों के 1 2 3 4, तो 4 इस तरह से हैं और 4 ही इस तरह से है, यानी ये लगभग 16 जो खाने बनते हैं, 16 वर्ग हैं। अगर इनको गिनेंगे आप, इनके अंदर अंदर वर्ग है। तो अगर हम इसकी भुजा को 4 इसको मान लें और 4 4 इसकी भुजा को मान लें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना 4 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह अगर हम अंदर वाले वर्गों को गिने तो अंदर वाले जो 4 वर्ग हैं, तो यानी इसकी भुजा सारी 2 2 हैं, तो इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो जो अंदर वाले का है 2 गुना 2 4 आ जाएगा। तो इस तरह हमने बाहर वाले वर्गों में से अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है। बाहर वाले का 4 की 2,
अंदर वाले का 2 की 2, तो 16 में से 4 को निकाल देंगे तो 12 वर्ग इसका क्षेत्रफल आ जाएगा लगभग। और दूसरा जो तरीका हमने करना है, यो यहाँ पर लिखा भी है मैंने, तो इसमें हमने क्या करना है, जो हम वृत्त के अंदर स्थित वर्गों खानों को गिनकर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो लगभग 12 वर्ग इकाई के लगभग है। तो हमने इसके जो वर्ग हैं प्यारे बच्चों, इनको गिनकर इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। जैसे अगर इसमें हम पूरे वर्गों को देखें तो 1, 2, 3 और 4, और जो आधे से ज़्यादा हैं उनको हमने पूरा मान लेना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस तरह जो ये आधे से कम है इनको आपने छोड़ देना है। तो इस तरह अगर हम इन वर्गों को गिन लें तो यह 12 वर्ग हो गए। तो इसका यानी क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग के लगभग आएगा। इसके बाद आगे हमें लिखा हुआ है, इस वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल मान इसके बाहरी वर्ग के क्षेत्रफल से कम तथा इसके अंदर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा, यानी दोनों वर्गों के बीच का मान होगा। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल से वृत्त का क्षेत्रफल अनुमान लगाओ, फिर छोटे वर्गों को गिनकर अपने अनुमान की जांच करो। तो एक बार दोबारा से, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल से वृत्त का अनुमान लगाओ, फिर छोटे वर्गों को गिनकर अपने अनुमान की जांच करो। तो आगे हमें लिखा है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाओ। तो हमने प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर खोलकर इसको इस तरह से एक वृत्त लगा लेना है। फिर आगे हमें इसके बाद लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये जो हमें वर्ग बने हैं इनके अंदर हमने इस वृत्त को दोबारा से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है, तो अगर हम इसका पूरा व्यास देखें तो यह 6 सेंटीमीटर है, यानी इस आयत वृत्त को हम 6 सेंटीमीटर 6 बॉक्स लेकर बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने देख लीजिए आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ले लिए हैं, 6 सेंटीमीटर यानी लगभग ये 6 लाइन ले ली है। तो इसके चारों ओर मैंने इस तरह से एक, यहाँ से ऊपर से नीचे की ओर भी आपने 6 लेनी है ये लाइन। तो इस तरह से ये प्लस के चारों ओर मैंने एक वृत्त जो है प्रकार की सहायता से बना दिया है। तो अब प्यारे बच्चों आपने इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो उसी तरह अगर हम इन वर्गों को गिनकर इसका क्षेत्रफल निकाल लें तो ये इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पर निकल जाएगा। तो हमें जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आइए उसको देखते हैं। पहले यहाँ पर इस प्रश्न में हमें लिखा हुआ है, उपयुक्त विधि का प्रयोग करो और बताओ कि इस वृत्त का क्षेत्रफल मान किन दो वर्गों के क्षेत्र मध्य में आएगा। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पर जो है, यहाँ अगर हम देखें तो ये जो बड़े बॉक्स हैं जो बाहर वृत्त के बाहर यहाँ तक हमने लिया है, यहाँ तक अगर हम बॉक्सों को गिन लें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं, 6 बॉक्स आ रहे हैं। और जो अंदर की ओर यहाँ से हमने जो शुरू किया है, अंदर वाला जो ये वर्ग बन रहा है, इसके अगर बॉक्सों को गिन लें हम तो 1, 2, 3, 4, तो अंदर वाले में हमने 4 बॉक्स लेकर बनाया है। और ये जो बाहर वाला वर्ग था जैसे मैंने अभी गिन के दिखाया, तो इसके हमने यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स लिए हैं। तो 6 और 4 के जो 4 वाला है उन दोनों के बीच में जो इसका क्षेत्रफल आएगा, तो आपने यहाँ पर लिख देना है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के मध्य में, यानी 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 6 का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वर्ग का तो 36 आएगा और छोटे का चौकी 16 आएगा। और तो 36 और 16 के बीच में इसका क्षेत्रफल आएगा। क्या तुम वृत्त के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने का कोई और तरीका सुझा सकते हो? तो हम वर्ग गिनकर भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर हम इस वर्ग के जो बॉक्सों को गिने, वृत्त के अंदर वाले बॉक्सों को गिने, जो 16 बन रहे हैं यहाँ पर ये, तो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये जो आधे से ज़्यादा हैं
अगर आप इनको गिन ले तो ये एक हो गया 25 और एक ये हो गया 26 और एक ये हो गया 27 और एक ये हो गया 28। तो इस तरह लगभग इसका जो क्षेत्रफल है 28 वर्ग इकाई के पास लगभग आसपास आ रहा है। तो अगर आपका कम या ज़्यादा आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि मैं भी यहाँ पर आंसर को सही कर सकूँ। अब इसके बाद अगला है यहाँ क्रियाकलाप 3, यहाँ लिखा हुआ है तुम वृत्त का क्षेत्रफल जानते हो, इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त को समान मोटाई के 8 सकेंद्रीय अवयवों में चित्रानुसार बांट लें और कल्पना करो कि प्रत्येक वलय को काटकर सीधा करके एक आयत बनाया गया हो और सभी को आयत बनाने के लिए काटकर सीधा कर लिया गया हो और निम्नानुसार लगाया गया हो। यानी ऐसे यहाँ पर ये एक गोल जो है आपको अलग कलर से दिखाई दे रहा है सर्कल, इसको आपने अलग से ही काट लेना है। काट कर इसको अगर हम सीधा करेंगे तो इसकी जो आकृति है वो जैसे यहाँ पर दिखाई गई है, इस तरह की नीचे वाली जो पट्टी है इस तरह की इसकी आकृति बन जाएगी। इस तरह अगली पट्टी को आपने काट कर सीधा करना है, फिर इससे आगे वाली को, फिर इस ब्लैक को। इस तरह आपने सारी पट्टियों को काट काट कर अलग कर लेना है। ये सेंटर वाली पट्टी आ गई है और इसके बाद आपने इन पट्टियों को काट कर सीधा करके इस तरह से लगा लेना है। तो अगर आप इन आयत्स का बारी बारी से क्षेत्रफल निकाल लें सभी का, तो आप इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो प्रत्येक आयत की लंबाई। तो वृत्त की जो त्रिज्या r है तो यहाँ पर अगर हम गिने तो ये 8 जो है आयत जो पट्टियाँ हैं बन गई हैं। तो हमें प्रत्येक की जो आयत की चौड़ाई है वो r/8 के बराबर आ जाएगी। आयत की जमावट से बने त्रिभुजों की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई जो है तो इस तरह से त्रिभुज की ऊंचाई निकाल ली है। त्रिभुज की ऊंचाई कैसे निकलेगी, अगर हम देखें तो ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें यहाँ से अगर हम इस तरह से ये लाइन देखें बीच में, ये इसकी ऊंचाई है और हमें पता है सारों जो 8 खाने हैं सभी की r/8 आ रही है। तो ये इसकी जो वृत्त की त्रिज्या है ये इसकी ऊंचाई बन जाएगी। और अगर हम देखें तो ये लास्ट वाला जो है ये वाली लाइन है जो मैं लगा रहा हूँ, ये वृत्त की क्या है, परिधि है और परिधि हमारी 2πr के बराबर होती है। तो ये बाहर वाले सर्कल की लाइन है। अगर आप ऊपर देखें दोबारा से तो ये जो बाहर वाली ये वाली लाइन है ये बाहर वाली है, तो बाहर वाली ये वृत्त की परिधि होती है। तो ये इसकी परिधि हो जाएगी 2π। ये लंबाई जो है इसकी आधार जो है त्रिभुज का ये इसका क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा। और इस तरह से आगे हमें बताया गया है वृत्त की परिधि जैसे मैंने आपको बताई 2πr है, तो हमारे जो त्रिभुज का आधार है वो भी 2πr बन जाएगा। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार 2πr है और ऊंचाई r है, तो 2 के साथ 2 कट जाएगा तो यह πr² वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। फार्मूला हमने त्रिभुज वाला लगाया है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब आगे 21 नंबर सामने हमें यहाँ पर दिया हुआ है नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें ये आकृति दी हुई है एक, इसमें यहाँ पर जो है एक ये बीच में समबाहु त्रिभुज बन रहा है और इसकी साइडों पर ये अर्धवृत्त बन रहे हैं। और इन सभी अर्धवृत्तों की अगर आप देखें तो जो व्यास है ये वाला ये 7 है और अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो यह 7/2 आ जाएगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 3 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमें, क्योंकि इसकी तीनों साइडें दी हुई हैं, तो हमें इसका जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का वर्ग, यानी भुजा का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ लगाया है
√3/4 गुना भुजा 7 है, 7 की 2। तो इसको अगर गुना करेंगे तो 7 7 49 आ जाएगा और √3/4। तो आगे जो तीनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल है, इसके लिए हमने वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है πr²। और अगर अर्धवृत्त हो तो उसके लिए हमें आधा 1/2 करना पड़ेगा उसका। तो मैंने यहाँ पर अर्धवृत्त का जो फार्मूला है वो लगाया है। और अब ये 3 अर्धवृत्त हैं तो मैंने इनको 3 के साथ गुना किया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 3 गुना 1/2 गुना पाई गुना r² यानी 7/2 का स्क्वायर। तो इसके बाद मैंने इनको जो है बारी बारी से जो 7/2 है इसको 2 बार लिख लिया। 3 गुना 1/2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2। 2 के साथ 2 के साथ 22 को काटा 11 आ गया और 7 के साथ 7 को काट दिया। तो इनकी जो गुना है वो 3 की 11 के साथ और 11 की 7 के साथ, तो ये 231 आती है। और नीचे 2 और 2 की गुना 4 आती है, ये 49/3 आ गया। तो मैंने इनकी गुना करके यहाँ लिख दी है। अब दोनों में 4 कॉमन है तो मैंने 1/4 कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर 49/3 प्लस 231 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगला जो है सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2 वृत्त दिए हुए हैं हमें, एक बड़ा और एक छोटा। तो हमने जो छायांकित भाग है जो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो बड़े की जो त्रिज्या है वो, बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है ये वाली, ये 4 + 2 6 आनी चाहिए थी। मैंने यहाँ पर गलती से 4 लिख दी है। तो आपने यहाँ पर 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग 36 पाई आएगा। और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है वो r जो 2 पाई है, तो हमने उसके लिए पाई और r का स्क्वायर कर दिया है, πr² का फार्मूला लगा के। तो ये 2 दूनी 4 पाई आ गया। अब इनको जब माइनस करेंगे 36 पाई में से 4 पाई को, तो ये हमारे पास 32 पाई आएगा। तो आपने इसको सही कर लेना है, 32 पाई वर्ग स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आएगा। इसके बाद अगला जो सम है इसमें हमें यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है और एक अर्धवृत्त दिया है। तो इस आकृति के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार। तो यहाँ पर ये जो पूरी लाइन है इसका आधार है ये 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि 3 इसकी त्रिज्या दी है। तो पूरी लाइन ये नीचे वाली लाइन है जो 3 और 3 6 हो जाएगी, यानी इसकी सारी साइडें, सारी तो नहीं कह सकते पर एक जो नीचे वाली साइड है वो 6 दी है। और यहाँ पर जो 3 लिखा है वो गलत है, ये इसकी ऊंचाई है, यहाँ लिखना था 3 जो मैंने यहाँ लिखा है। तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा 1/2 गुना आधार 6 गुना ऊंचाई 3 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल πr² का आधा। तो यहाँ पर लिखा है 1/2 गुना पाई गुना 3 की 2 यानी r की 2। 3 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 आ जाएगा, नीचे 2 9/2 पाई। और यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल तियो 9, तो यह 9 + 9/2 पाई त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको अगर आपने थोड़ा आगे और निकालना है तो दोनों में 9 कॉमन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + π/2 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ जाएगा। अब अगला सम देखते हैं। इसमें हमें यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है और वर्ग के अंदर हमें यहाँ एक वृत्त दिया हुआ है और इस वृत्त की जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है हमें। तो इस वृत्त की त्रिज्या है जो हम निकाल लेंगे 4/2 2 सेंटीमीटर आ जाएगी काट कर, और इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो πr² यानी पाई गुना 2 की स्क्वायर, तो ये 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह अब आपने जो छोटे वृत्त हैं इनकी अगर त्रिज्या देखें तो इसकी जो व्यास है पूरा 4 है, और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 वृत्त हैं तो दोनों का 2 व्यास आ गया है। और यहाँ से अगर इसको आधा करेंगे तो 1 इनकी त्रिज्या आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या
1 सेंटीमीटर, यानी आधा कर दिया, और क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पर 1 लगा देंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा इसका, पाई वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और जो 4 वृत्त हैं ये, इनके लिए हम 4 के साथ इसको गुणा कर देंगे तो 4 पाई जो है इन 4 वृत्तों का, जो छोटे ये वृत्त बन रहे हैं इनका क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमने बड़े वृत्त का देखा, वो भी 4 पाई आया और इनका भी 4 पाई आया। तो तुम्हारे अनुमान से दोनों वर्गों में किसका रंगीन हिस्सा अधिक है? तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल अधिक है, तो दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो आइए अब यहाँ पर लिखा हुआ है अगले सम में, गणना करके जांच करो कि एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 4 छोटे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। हमने जांच कर ली है। इसके बाद आगे हमें यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा ही सम, 6 यदि 6 वर्ग सेंटीमीटर भुजा के हों तो, यदि वर्ग 6 सेंटीमीटर भुजा के हों तो क्या होगा? यदि इनकी जो व्यास इन वृत्तों का, इसका 6 हो जाएगा और इनका 6 का आधा करेंगे 3 और 3/2 इनका आ जाएगा। तो भी क्या होगा, जो क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों, तो भी दोनों छायांकित भाग का क्षेत्रफल समान रहेगा। यही हमसे पूछा है भी, तो क्या होगा, तो भी क्षेत्रफल समान होगा। क्या होगा यदि एक वर्ग 9 में से 9 या 16 वृत्त हों, एक वर्ग में 9 या 16 वृत्त हों, तो भी प्यारे बच्चों क्षेत्रफल समान होगा। अगर वर्ग में वृत्तों की संख्या बढ़ जाएगी तो भी क्षेत्रफल समान रहेगा। इसके बाद आगे हमें 22 के बाद 23 नंबर सम में लिखा हुआ है, बड़ी आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इस आकृति को देखें तो यहाँ पर ऊपर अर्धवृत्त यहाँ ऊपर बन रहा है और अर्धवृत्त नीचे बन रहा है। अगर इसको पूरा हम मिला दें तो इस तरह ये एक पूरा वृत्त बन जाएगा, ऊपर वाला अर्धवृत्त और नीचे वाला अर्धवृत्त। तो यानी हमने एक पूरे वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप निकालना है, जिसकी परिधि हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई है। दूसरा, हमें अगर इस साइड पे देखें, ये छोटा जो अर्धवृत्त है एक यहाँ पर बन रहा है और इस साइड पे एक अर्धवृत्त बन रहा है। इन दोनों को मिलाकर हमने एक छोटे अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है, जिसकी हमें व्यास जिसका हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने 2 अर्धवृत्त हैं, जो यानी 2 अर्धवृत्तों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त और 2 अर्धवृत्तों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त, और बीच में जो हमें ये आयत बन रहा है, इस आयत का भी क्षेत्रफल निकालना है। यानी हमने 3 आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना है। एक है आयत का क्षेत्रफल, एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और एक छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर आयत का क्षेत्रफल देखें तो इसकी जो लंबाई 7 है और चौड़ाई 3 है, तो 7 गुना 3 और प्लस 2 पाई आर बड़े वृत्त का और प्लस 2 पाई आर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। हमने ये फार्मूला लिख लिया है यहाँ पर। इसको अगर 2 पाई आर कॉमन निकाल लें तो हम आर प्लस आर रह जाता है। आर जो है हमारी 3.5 है और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है वो पूरी 7 है और इसका आधा करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगी, और छोटे वृत्त की जो है 3.5 है और इसका आधा करेंगे तो ये हमारी 3.5/2 हो जाएगी। तो दोनों को हमने यहाँ रख कर जोड़ देना है। अब इनको जोड़ेंगे तो ये 10.5 आ जाएगा और वटा में 2, और 2 पाई को हमने खोल कर लिख लिया है, 2 गुना 22/7 यहाँ पर लिख दिया है। गुना में दोनों का 7 और 3.5 का जोड़ 10.5 और वटा में नीचे वाला ये 2 लिख दिया है। अब हमने इनको काटना है, 2 के साथ ये 2 कट जाएगा और 22/7 को एक बार ऐसे लिख लिया, 10.5 का दशमलव हटा दिया तो जो 105/10 हो गया। अब इनको 7 के साथ काट दिया तो ये हमारा काट कर यहाँ पर 15 आ गया, और फिर 10 के साथ 22 को काटा तो 2 आ गया, और 2 को 15 के साथ फिर काट दिया तो ये 3 आ गया, और इनकी गुना की तो 11×3 ये दोनों का वृत्तों का क्षेत्रफल आ गया। और आयत का क्षेत्रफल 24.5 हमने इसमें जोड़ दिया, तो जोड़ कर ये हमारा 57.5 वर्ग सेंटीमीटर कुल इस आकृति पूरी का क्षेत्रफल आ गया है। अब 24 नंबर सम है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। तो परिधि जो वृत्त की होती है वो 2 पाई आर होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर 8। तो इनको हम गुना कर देंगे ऊपर वालों को 7 के साथ, ये कट नहीं रहे, तो ऊपर वालों की गुना 352/7 इसका परिधि आ जाएगी। और क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना आर जो हमारी 8 है, इसको हम 2 बार लिखेंगे 8 गुना 8, तो इनको भी हम गुना कर देंगे, तो ये 1408 बटा में 7 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो अगला सम है, नेक्स्ट सम, इसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक आयताकार पार्क के अंदर बने छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपने इस बाहरी जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है और इस अंदर वाले का निकाल कर इसको माइनस कर देना है। तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल लंबाई 10 है और चौड़ाई 7 है, तो लंबाई गुना चौड़ाई 7 गुना 10 गुना 7 70 वर्ग सेंटीमीटर। और भीतरी वर्ग की अगर लंबाई चौड़ाई हम देखें तो ये हमें 5 5 दी है, यानी ये वर्ग बन रहा है, तो भुजा गुना भुजा 5 5 25 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमें 70 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, तो ये 45 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद अगला सम है 26 नंबर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र में फर्श का एक डिजाइन दिखाया गया है जिससे छायांकित भाग पर संगमरमर के पत्थर लगाए जाने हैं, बताइए 1 वर्ग मीटर में कितने पत्थर लगेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो डायग्राम है आपका, इसमें थोड़ी सी अगर आप देखें गलती कहें या आपके लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम कहें, तो यहाँ पर 10 जो दिया हुआ है 8th क्लास की आपकी किताब में सेम सम है, उसमें यहाँ पर ये जो भुजा है 8 दी हुई है। इस वर्ग की जो भुजा है आयत की, ये वाली भुजा है जो 8 दी हुई है। तो अब हम पहले मैं आपको इसी 10 के हिसाब से बताऊंगा, पर 10 के हिसाब से बताने से पहले मैं आपको 8 वाला सम दिखाता हूं, ताकि आपको जो है ये सम समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ये देखिए प्यारे बच्चों, ये स्क्रीन पर आपके 8वीं कक्षा में यही सम सेम है। तो यहाँ पर जो मैंने बात की, ये वाली जो भुजा है ये 8 दी हुई है, तो अगर हम यहाँ से देखें इसको, इसका मध्य बिंदु लें, तो ये भुजा इसकी 4 रह जाती है इस त्रिभुज की, और ये वाली जो भुजा है ये 3 है, और हमने ये भुजा ज्ञात करनी है। तो अगर हम इसको इस तरह से आपको समझाने के लिए बनाकर बताएं, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें ये जो भुजा है इसकी हमने निकालनी है कर्ण, और ये वाली नीचे वाली भुजा हमें 4 दी हुई है, और ये वाली भुजा है जो हमें 3 दी हुई है। तो आप समकोण त्रिभुज में जानते हैं कर्ण हम कैसे निकालते हैं, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यानी हम यहाँ पर अगर देखें तो कर्ण जो है हमारा वो कैसे आएगा, आधार का स्क्वायर जो नहीं 3 का स्क्वायर प्लस में ये 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ए बी जो हमारी है ये वाली ए बी ये आ जाएगी। तो हम 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 अंडर रूट 25 आ गया। अगर 25 का हम वर्गमूल देखें तो 25 5 को 2 बार गुना करके आता है, तो ए बी हमारी ये वाली भुजा है जो 5 आ गई है। तो ये भुजा हमने क्यों निकाली प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर हम देखें, अगर हमारे पास ये 5 भुजा आ गई है, तो इस आयत को अगर हम देखेंगे तो इसकी ये जो भुजा है ये वाली भी, ये भी 5 आ जाएगी और ये 1 है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस आयत का 5 गुना 1 करके, जैसे मैंने लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल 5 गुना 1। इसी तरह हम दूसरी ओर देखें, अगर इस साइड में देखें तो ये इस त्रिभुज की ये आयत की ये भुजा भी 5 आएगी और ये वाली हमें 1 दी हुई है। तो 1 गुना 5, इसका भी क्षेत्रफल 5 गुना 1 आ जाएगा। अब जो हमारे पास बीच में ये चकोर बच गया है, यहाँ पर चौराहा बच गया है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो इसकी ये भुजाएं 1 1 हैं, तो 1 गुना 1 करके इसको माइनस कर देंगे। तो यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल दोनों आयत का क्षेत्रफल प्लस दोनों आयत का क्षेत्रफल माइनस इस चकोर का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया। तो ये 5 + 5 - 1 10 - 1 9 वर्ग मीटर जो है इस चकोर का जो छायांकित भाग है ये वाला, इसका हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है। अब 1 वर्ग मीटर के पत्थर हैं, यानी 1 वर्ग मीटर में 1 पत्थर लगता है, तो हमने 9 वर्ग मीटर में निकालने हैं। तो हम लिख लेंगे 1 वर्ग मीटर में जितने पत्थर
लगेंगे। तो 9 गुना 1 9 पत्थर लगेंगे। इस तरह आगे जो है यहाँ पर लिखा हुआ है शेष भाग पर 1 वर्ग मीटर के कितने पत्थर लगेंगे। तो अगर हम देखें इस वर्ग की सारी जो इसकी जो भुजा है, ये वाली भुजा 8 है, और इसी तरह अगर हम दूसरी भुजा को देखें तो इस आयत की ये दूसरी भुजा 6 है सॉरी, और ये 8 है। तो 8 को हम 6 के साथ गुना कर देंगे तो जो शेष भाग का क्षेत्रफल है उसको हम निकालेंगे। अब तो शेष भाग के क्षेत्रफल के लिए ये वाली भुजा चौड़ाई 8 है और लंबाई 8 है और चौड़ाई 8 है। तो इसको हम यहाँ पर गुना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, और इसमें से हम ये जो पत्थर रास्ते का क्षेत्रफल आया था छायांकित भाग का, इसको माइनस कर देंगे। तो ये गुना करके बन जाएगा 8 × 48 माइनस 9। तो ये हमारे पास जो है 39 यानी 39 वर्ग मीटर जो है हमारे पास छायांकित भाग को छोड़कर शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 1 वर्ग मीटर में 1 पत्थर लगता है, तो यहाँ पर 39 वर्ग मीटर में 39 पत्थर लगेंगे। तो इस तरह हमने इस सम को पूरा करना है। तो आइए अब हम उसी सम को दोबारा देखते हैं जो आपकी किताब में 26वां सम है। तो ये देखिए, ये 26 नंबर सम मैंने आपके लिए कर दिया है, आपने इसको समझ लेना है। और ये अब मैं अब तो आपको यही सलाह दूंगा प्यारे बच्चों कि आप यहाँ पर 10 की बजाय 8 लेकर इस सम को करें, क्योंकि यह सम जो है आपके थोड़ा लेवल में नहीं है। ये सम 8th में जो है 8th वाला सम मैंने अभी आपको दिखाया, वो आप 10 की बजाय इसकी जो भुजा है आयत की लंबाई 8 लेकर कर लें। तो आइए अब अगला सम देखते हैं। 27 नंबर सम में हमें दिया हुआ है यहाँ पर चित्रानुसार एक वर्गाकार प्लेट में एक और मकान और एक तथा एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा बना हुआ है। ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पर लिखा है पूरे प्लाट का क्षेत्रफल। तो थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक जो है एक और मकान बना हुआ है और एक और इस यहाँ पर बगीचा बना हुआ है। तो हमें यहाँ पर पहले सम में पूछा गया है पूरे प्लाट का क्षेत्रफल। तो ये जो पूरा प्लाट है इसकी जो पूरी भुजा है ये 8 दी हुई है। तो ये वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुना भुजा, 8 मीटर गुना 8 मीटर 64 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बगीचे का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो इसकी त्रिज्या हमें जो आर है वो 2 मीटर दी हुई है। तो हम पाई आर स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, 22/7 गुना आर की 2 गुना 2, तो 88/7 वर्ग मीटर गुना करके इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट सम है इसमें हमें यहाँ पर पूछा गया है मकान व बगीचे को छोड़कर प्लाट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने मकान और बगीचे को छोड़कर, यानी अब ये बगीचा बना हुआ है इसको और इस मकान को छोड़कर ये जो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रीन करके, ये वाला भाग है ये जो रह गया है इसका क्षेत्रफल हमने बताना है। तो हम मकान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से मकान का क्षेत्रफल जो हमारे पास आएगा 32। तो मैं बता दूं आपको 32 कैसे आएगा। तो ये जो मकान है ये 4 गुना 8 के एरिया में बना हुआ है। मकान की अगर आप ये लंबाई देखें तो ये वाली लंबाई 8 है और ये चौड़ाई 4 है। तो मकान का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई यानी 4 गुना 8 चौड़ाई गुना लंबाई लिख लीजिए 32 वर्ग मीटर आएगा। और हमारे पास जो वृत्त का क्षेत्रफल आया है बगीचे का वो 88/7 है। 32 और 88/7 को हम जोड़कर 64 में से कुल क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो ये जो शेष भाग बच गया है इसका क्षेत्रफल आ जाता है। तो हमने जोड़कर इन दोनों को 32 और 88/7 को जोड़कर 312/7 आ जाएगा और 64 में से माइनस कर दिया एलसीएम लेकर तो यह 136/7 वर्ग मीटर जो है तो यह शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। तो 4 नंबर सम में लिखा है यदि बगीचे के चारों ओर तार की बाड़ बनानी हो तो कितनी तार चाहिए। तो इस पर आपने 2 पाई आर वाला सूत्र लगाकर
2 पाई आर यानी 2 गुना 22/7 गुना 2 करके 88/7 परिधि निकाल लेनी है, यानी बाड़ की लंबाई आ जाएगी। अब हमें जो नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर लिखा हुआ है 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शेष भाग पर फर्श लगाने का खर्च। तो अब हमने इस भाग में खर्च जो है दरी बिछाने का खर्च निकालना है, फर्श लगाने का। तो 50 रुपये के साथ इसको हम गुना कर देंगे तो ये 6800/7 रुपये आ जाएगा। इसको अगर आप 6800 को 7 के साथ 2 दशमलव तक डिवाइड करेंगे तो यह 971 रुपये 42 यानी 4.42 रुपये आ जाएगा, यानी 971 रुपये 42 जो है इसका मूल्य आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।